गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का नेक्स्ट पार्ट, जो कि है आपका पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, देखिए लास्ट लेक्चर में मैंने जितने भी डीएनए के साइलेंट फीचर थे, डिस्कवरीज थी, सबके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया था। आज हम इसके आगे के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, जिसको हम न्यूक्लियोसोम मॉडल भी कहते हैं। तो उससे पहले देखिए आइए एक कॉन्सेप्ट और हम लोग समझ लेंगे यहाँ पे, जो कि है क्या, सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, सेंट्रल डोग्मा। तो देखिए सेंट्रल डोग्मा क्या होता है। सेंट्रल डोग्मा, देखिए एक साइंटिस्ट थे फ्रांसिस क्रिक। फ्रांसिस और क्रिक ने सेंट्रल डोग्मा दिया था, और इन्होंने ये बताया कि जो हमारा डीएनए होता है, हमारा जो डीएनए होता है, डीएनए का आरएनए में कन्वर्जन, ठीक है, डीएनए का आरएनए में कन्वर्जन, ये कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए क्या होता है, कन्वर्ट होता है किस में? प्रोटीन में। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। आरएनए जब प्रोटीन में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ट्रांसलेशन कहेंगे। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होती है वो आपके बैक्टीरिया में, हायर एनिमल्स में, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसमें डीएनए से आरएनए में कन्वर्जन होता है, और आरएनए क्या होता है? प्रोटीन में चेंज होता है। लेकिन अगर हम बात करें वायरसेस की, तो वायरसेस में क्या होता है? वायरसेस में यही प्रोसेस क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है। ठीक है, यही प्रोसेस रिवर्स होती है। मीन्स उसमें क्या होता है? वायरसेस में ये प्रोटीन से आरएनए बनाते हैं, प्रोटीन से आरएनए बनाएंगे। जब प्रोटीन से आरएनए बनाते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसलेशन। क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसलेशन हो जाएगा, है ना, रिवर्स ट्रांसलेशन हो जाएगा। और फिर उसके बाद अगर आरएनए से डीएनए में कन्वर्जन होता है, आरएनए डीएनए में कन्वर्ट होता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? ये पूरी प्रोसेस कहलाती है सेंट्रल डोग्मा। क्या कहलाएगी? सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखिए डीएनए क्या होता है, पहले आरएनए में कन्वर्ट होता है, फिर आरएनए से क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स बनते हैं, और वो अमाइनो एसिड जो होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड से अटैच होकर एक चेन बनाते हैं, जो कि क्या करता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। तो जब डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होगा तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से ये प्रोटीन में कन्वर्ट होता है तो इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। और यही प्रोसेस अगर रिवर्स होती है तो इसको हम रिवर्स ट्रांसलेशन और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, जो कि क्या होता है? आपके वायरसेस में होता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब देखिए इससे क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन कैसे आता है, देखिए आपको इस तरह से साइन बना के दे दिया जाएगा। ठीक है, साइन बना के दे दिया जाएगा, आपके एनसीईआरटी ने भी दिया हुआ है। इस तरह से साइन बना के दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि कौन सी प्रोसेस है। ठीक है, लिख के दे दिया जाएगा डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन, और यहाँ पे इस तरह से साइन बना के दे दिया जाएगा। तो देखिए ये जो साइन होता है वो रेप्लिकेशन का होता है। किसका होता है? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब होता है रेप्लिका। ठीक है, रेप्लिका का मतलब होता है कॉपीज बनाना। जब डीएनए अपनी बहुत सारी कॉपीज बनाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन। और रेप्लिकेशन का साइन देखिए ये है। ठीक है, डीएनए आरएनए में कन्वर्ट हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन लिखेंगे, और आरएनए जब प्रोटीन में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम ट्रांसलेशन लिखेंगे। ठीक है, तो ये साइन आपको बना के दे दिया जाएगा एग्जाम में, और ये प्रोसेस पूछी जाती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। समझ में आया? बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, और इसके बारे में अगर डिटेल जानना है आपको तो मेरी अगली वीडियो आएगी, तो उसमें हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन भी है उसमें, रेप्लिकेशन भी है, और ट्रांसलेशन भी। बहुत डिटेल में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि किस तरह से ये डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब आइए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। ठीक है, जिसको हम न्यूक्लियोसोम मॉडल कहते हैं। अब देखिए पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स क्या है। देखिए टर्म समझ में आ रहा है? टर्म का मतलब, पैकेजिंग का मतलब क्या होता है? पैक्ड होना। ठीक है, मतलब हमारा जो डीएनए है वो पैक्ड होता है। किस में पैक्ड होता है? न्यूक्लियस के अंदर पैक्ड होता है। देखिए हमारे जो डीएनए का साइज़ होता है वो कितना मीटर होता है? वो 2 मीटर का होता है, 2.2 मीटर का होता है। अब न्यूक्लियस का जो साइज़ होता है वो होता है आपका 10⁻⁻6 मीटर। 10⁻⁻6 मीटर में जो डीएनए का थ्रेड होता है वो पैक्ड हो जाता है। कैसे पैक्ड होता है? वो कंडेंस्ड होके पैक्ड होता है।
कंडेंस्ड होके वो पैक्ड होता है। तो जब पैकेजिंग होती है न्यूक्लियस के अंदर डीएनए की, तो वो कुछ स्पेशल प्रोटीन के साथ होती है, और उन स्पेशल प्रोटीन को कहा जाता है हिस्टोन प्रोटीन। और ये जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं वो ऑक्टामर के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, ऑक्टामर के फॉर्म में होते हैं। 8 मॉलिक्यूल होते हैं, 8 यूनिट्स होते हैं इसमें, ठीक है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो देखिए, अगर मान लीजिए इसके अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में दोनों में अलग होता है प्रोसेस। तो अगर प्रोकैरियोट की बात करें तो प्रोकैरियोट आपका जानते हैं, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप नहीं होती है। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप नहीं है तो अंदर का जो मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल, वो तो बाहर आएगा ही, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, उसमें भी क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में भी ये स्कैटर फॉर्म में नहीं होते हैं, ठीक। ये क्या होते हैं, ये प्रोटीन के साथ मिल के उसमें कंडेंस्ड फॉर्म में रहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। मीन्स प्रोकैरियोटिक के अंदर, प्रोकैरियोटिक में इनको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोइड, इनके न्यूक्लियस को, क्योंकि उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। अब यूकैरियोटिक की बात करते हैं, आइए यूकैरियोटिक की बात करते हैं। इन यूकैरियोट्स, ठीक है, यूकैरियोट्स। देखिए, यूकैरियोट्स में डीएनए का साइज़ मैंने बताया था आपको, पूरा कैलकुलेट करके बताया था। डीएनए का लेंथ कितना होता है, डीएनए का लेंथ 2.2 मीटर होता है, 2.2 मीटर होता है ना। अब अगर हम बात करें न्यूक्लियस, क्योंकि डीएनए को किसके अंदर पैक होना है, न्यूक्लियस के अंदर ही तो पैक होना है ना। तो न्यूक्लियस का जो साइज़ होता है वो होता है 10⁻⁻⁶ मीटर, ठीक है, इतना साइज़ होता है। अब इसके बाद देखिए, ये डीएनए हमारे न्यूक्लियस में ईजिली कैसे पैक हो जाता है। जिस तरह से कोई भी काइट होती है, काइट की थ्रेड होती है, काइट की थ्रेड होती है, और वो जो काइट की थ्रेड होती है, इतना लंबा थ्रेड होता है, 10 मीटर का ले लीजिए, 20 मीटर का ले लीजिए, इतना लंबा थ्रेड एक छोटे से वुड में, ठीक है, वो ईजिली क्या हो जाता है, पैक हो जाता है। कैसे पैक होता है, आप उसकी सुपर कॉइलिंग करते हैं, है ना, सुपर कॉइलिंग करते हैं। तो जब सुपर कॉइलिंग करते हैं तो वो चाहे 10 मीटर का हो, 15 मीटर का हो, 20 मीटर का हो, एक छोटे से टुकड़े में क्या होता है, ईजिली फिट हो जाता है। उसी तरह हमारा डीएनए भी होता है। डीएनए हमारे न्यूक्लियस के अंदर ईजिली इसलिए फिट हो जाता है क्योंकि उसके लिए कुछ स्पेशल प्रोटीन होते हैं, और वो प्रोटीन क्या करते हैं, अपने अराउंड डीएनए की रैपिंग कराते हैं अपने अराउंड। जैसे ये है डीएनए, सॉरी ये क्या है, आपका प्रोटीन है, वो प्रोटीन जो कि पैकेजिंग करेगा। ये जो प्रोटीन है वो डीएनए को अपने अराउंड क्या कर लेता है, इतना ज़्यादा कॉइल्ड कर लेता है, सुपर कॉइलिंग करा देता है कि ये ईजिली जाके क्या हो जाता है, उस न्यूक्लियस के अंदर ईजिली फिट हो जाता है, ठीक है। अब कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, क्या नाम होता है, कैसे पैक होता है, और पैक होके क्या बनाता है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ये डीएनए जो होता है, जब पैकेजिंग इसकी होती है, सुपर कॉइलिंग होती है, तो इसका डायमीटर इंक्रीज होगा, और ये बनाता है एक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, क्रोमोसोम कहेंगे। अब क्रोमोसोम की अगर हम बात करें कि व्हाट इज क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम क्या होता है बताइए। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए का जो कंडेंस्ड फॉर्म होता है वही क्या कहलाता है, वही क्या कहलाता है, क्रोमोसोम कहलाता है। आइए बनाते हैं क्रोमोसोम को, ठीक है, आइए बनाते हैं क्रोमोसोम को और इसके पैकेजिंग को देखते हैं। देखिए, आइए देखिए, डीएनए को पैक करने वाला जो प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन का नाम होता है बेटा हिस्टोन प्रोटीन। क्या होता है बोलिए, हिस्टोन प्रोटीन। अब ये जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका आर्जिनिन, एक होता है आर्जिनिन, और दूसरा क्या होता है आपका लाइसिन। और ये अमाइनो एसिड के रेसिडुअल फॉर्म होते हैं, ठीक है, आर्जिनिन और लाइसिन अमाइनो एसिड के रेसिडुअल फॉर्म होंगे। अब ये जो दोनों प्रोटीन होते हैं, इनका जो चार्ज होता है, इनका जो चार्ज होता है वो क्या होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। दोनों क्या होते हैं बेटा, पॉजिटिवली चार्ज होंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये जो दोनों प्रोटीन है, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो डीएनए कौन सा चार्ज होता है, डीएनए नेगेटिव चार्ज ही तो होता है ना, फॉस्फेट पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा तभी क्या होता है, सुपर कॉइलिंग पॉसिबल हो पाती है ना। तो आर्जिनिन और लाइसिन 2 तरह के प्रोटीन होते हैं, और ये प्रोटीन भी क्या होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल के फॉर्म में होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टामर बोलते हैं। मतलब टोटल 8 यूनिट्स होती है। उस 8 यूनिट का मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाऊंगी, इसको देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं, 8 है ना, 8 है ना, 8। इसको ऑक्टामर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, देखिए यहाँ पे जिस हिस्टोन की हम बात कर रहे हैं, इसके कितने यूनिट्स हैं,
जिस हिस्टोन की हम बात कर रहे हैं इसके कितने यूनिट होंगे, इसके 8 यूनिट होंगे, जो कि आपका मैंने इधर बना दिया है। और इस 8 यूनिट का नाम क्या होता है, देखिए 8 यूनिट का नाम होता है यहाँ पे S2A, ठीक है। पेयर में प्रेजेंट होते हैं, टोटल आपके 4 होंगे जो कि पेयर में होंगे, और पेयर में होके वो टोटल 8 बनाते हैं। एक पहला होगा आपका S2A, दूसरा होगा S2B, तीसरा होता है आपका H3 और चौथा होता है आपका H4 और पांचवा भी होता है, फिफ्थ भी होता है, जिसको H5 या फिर H1 कहते हैं। ये आपका लिंकर में आता है, ठीक है। लिंकर हिस्टोन प्रोटीन है, ये आपका कोर में आता है, कोर में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए S2A, S2B, S3, H4, ठीक है। ये प्रोटीन जो होते हैं, ये जो हिस्टोन होते हैं, ये पेयर में प्रेजेंट होंगे। जब पेयर में प्रेजेंट होंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, इंटू 2 कर दीजिए। पेयर में प्रेजेंट होंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना, 8 हो जाएगा ना। तो यही 8 जो यूनिट्स हैं, ये देखिए मैंने यहाँ पे बनाया है। S2A ये है, ठीक, ये S2B, H3, H4, ठीक है। अब इसके बाद S2A ये, S2B, ठीक है, H3 और H4, ये देखिए ये क्या बन गया, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑक्टामर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑक्टा यूज़ करते हैं 8 के लिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्टामर, ठीक है। मतलब 8 यूनिट्स में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें कितने यूनिट प्रेजेंट होंगे, 8 यूनिट प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए एक और होता है, ये देखिए H5 या फिर H1 कहते हैं, ये लिंकर होता है। लिंकर कहने का मतलब है कि ये क्या करेगा, डीएनए की सुपर क्वाइलिंग करने में हेल्प करता है। डीएनए की सुपर क्वाइलिंग करने में ये क्या करता है, हेल्प करता है। अब यहाँ पे देखिए मान लीजिए ये क्या है, डीएनए है। अब इस डीएनए को हम क्या करते हैं, रैप कर देते हैं। देखिए ये जो डीएनए है वो क्या करेगा, इसी ऑक्टामर के अराउंड, ये देखिए इस तरह से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसी ऑक्टामर के अराउंड इस तरह से पूरी तरह से क्या करता है, रैप कर देता है। और डीएनए विथ हिस्टोन प्रोटीन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैंने क्या कहा, डीएनए विथ हिस्टोन प्रोटीन, ये क्या कहलाता है आपका, न्यूक्लियोसोम। क्या कहलाएगा बेटा, न्यूक्लियोसोम, ठीक है। न्यूक्लियोसोम मॉडल इसी को कहते हैं। न्यूक्लियोसोम क्या है, न्यूक्लियोसोम का मतलब है डीएनए विथ हिस्टोन प्रोटीन। तो जब डीएनए, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज डीएनए, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन के साथ, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन के साथ सारे नाम्स और सारे यूनिट मैंने बता दिए हैं। जब डीएनए जो कि नेगेटिवली चार्ज है और नेगेटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज डीएनए पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन के साथ क्या होता है, रैप होता है, तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाएगा न्यूक्लियोसोम। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स कहते हैं। समझ में आई है, क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है। और साइड में लिंकर मैंने अभी बताया, साइड में जो लिंकर होता है, ठीक है, साइड में लिंकर अभी एक और डायग्राम में बनाऊंगी, ठीक है। लिंकर होता है ये आपका H1 होता है, ठीक है, जो कि क्वाइलिंग में हेल्प करता है, ठीक है, ये H1 प्रोटीन होता है, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो देखिए एक लाइन लिखी हुई है आपके NCERT में, जो कि लिखा है स्ट्रिंग ऑन बीट्स, ठीक है, स्ट्रिंग ऑन बीट्स, ठीक है। तो स्ट्रिंग ऑन बीट्स का मतलब क्या है, बीट्स का मतलब आप समझते हैं, जैसे कह सकते हैं बीट्स का मतलब कोई मोती होती है ना, कोई मोती है, ठीक है, और वो जो मोती है उसको आपने क्या माना है, हिस्टोन प्रोटीन माना है, ठीक। और स्ट्रिंग का मतलब क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जब किसी भी प्रोटीन में नहीं, जब हम बात कर रहे हैं डीएनए की, तो हिस्टोन प्रोटीन, ये जो आपका हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन है, इसके अराउंड रैपिंग हो जाती है, किसकी, सुपर क्वाइलिंग हो जाती है, किसकी हो जाएगी सुपर क्वाइलिंग, डीएनए की। तब इस स्ट्रक्चर को क्या नाम देंगे, न्यूक्लियोसोम। और इसी तरह से क्वाइलिंग हो जाती है पूरी तरह से। और जब पूरी तरह से इसमें क्वाइलिंग हो जाती है तो ये आपका एक क्रोमोसोम को फॉर्म करता है। और इसीलिए कहा जाता है क्रोमोसोम इज़ द कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए का जो कंडेंस फॉर्म होता है वो क्या कहलाता है, क्रोमोसोम कहलाता है। अब आइए आगे आ जाइए, ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग से देखेंगे कि डीएनए से पूरा क्रोमोसोम अब कैसे बन रहा है, कंडेंस्ड होके, ठीक है, पैक्ड होके क्रोमोसोम कैसे बना रहा है। आइए देखते हैं, ये देखिए डीएनए के बारे में पूरी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको लास्ट वीडियो में दे दिया था, ठीक है, आई होप आप लोग को याद होगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो डीएनए है, डीएनए का जो डायमीटर होता है, ये देखिए डायमीटर,
वो 2 नैनोमीटर होता है। कितना होगा? 2 नैनोमीटर। ये डीएनए है और डीएनए का डायमीटर कितना होता है? 2 नैनोमीटर होता है। ये साइज़, इस साइज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है, डायमीटर की। तो इसका डायमीटर 2 नैनोमीटर होता है, या फिर आप कह सकते हैं 20 एंगस्ट्रॉम, अगर नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में चेंज करेंगे, ठीक है। अब देखिए, इसको ईजिली फिट करना है, किस में फिट करना है? न्यूक्लियस के अंदर। आइए कर लेते हैं। देखिए कौन सा प्रोटीन है? हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। चीज़ें आपके दिमाग में आ गई होगी। ये देखिए हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन मैंने बना दिया है। ये प्रोटीन क्या है, क्या कहलाती है? हिस्टोन प्रोटीन। अब ये जो हिस्टोन प्रोटीन है अपने अराउंड क्या करेगी? यही डीएनए क्या होता है, आके यहाँ पे रैपिंग करने लगता है। ये देखिए रैपिंग कर रहा है, और जब डीएनए इसमें आके रैपिंग करने लगता है, ठीक है, रैपिंग करने लगता है, तो इसका जो डायमीटर होता है, इसका जो डायमीटर होगा वो कितना हो जाएगा बेटा? 10 नैनोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 नैनोमीटर हो जाएगा। और ये जो मॉडल है हिस्टोन प्लस डीएनए, हिस्टोन प्लस डीएनए, ये क्या कहलाता है? बोलिए क्या कहलाता है? भाई मैंने अभी आपको दिखाया, क्या कहलाता है? ये न्यूक्लियोसोम कहलाता है। डीएनए विथ हिस्टोन प्रोटीन, ये आपका क्या कहलाता है? न्यूक्लियोसोम कहलाता है। क्लियर हो रही है चीज़ें? आइए आगे, ठीक है। अभी तो ये ईजिली फिट हो नहीं पाएगा, है ना। आगे चलते हैं, देखिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद ये जो डीएनए है, इसको कॉइल करने के लिए और प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी, और प्रोटीन, क्योंकि अभी भी क्या है, ये फ्री फॉर्म में है, अभी भी ये ईजिली फिट नहीं हो सकता न्यूक्लियस के अंदर। तो इसको और भी ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत है, ठीक है, और भी ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत है। तो और जब प्रोटीन ऐड करेंगे, और जब प्रोटीन ऐड करेंगे, एक सेकेंड, और जब इसमें प्रोटीन ऐड करेंगे तो ये देखें, हाँ, जब और आप प्रोटीन ऐड करेंगे ना इसमें, तो डीएनए आपका और ज़्यादा कॉइल हो जाएगा। ये देखिए प्रोटीन मैंने वाइट से बनाया है, स्टोन प्रोटीन, ठीक है, मे भी कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं होगी। ये देखिए, इससे ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत पड़ी कि नहीं? और ज़्यादा कंडेंस्ड हुआ कि नहीं हुआ ना? ये देखिए, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है? ये आपका हिस्टोन प्रोटीन है, ये आपका डीएनए है। और भी ज़्यादा इसमें कॉइलिंग हो जाती है, और भी ज़्यादा कंडेंस्ड होता है, और फिर ये कहलाता है क्या? सोलेनॉइड, सोलेनॉइड, ठीक है। और सोलेनॉइड का जो डायमीटर होता है वो 30 नैनोमीटर हो जाता है। ये क्वेश्चन नीट एग्ज़ाम में आ चुका है, नीट एग्ज़ाम में आ चुका है कि 30 नैनोमीटर जो डायमीटर होता है, ठीक है, न्यूक्लियोसोम का, उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं बेटा? उसको सोलेनॉइड कहते हैं, ठीक है, सोलेनॉइड बोलते हैं, ठीक है। आगे आ जाइए। अब भी ये इजीली फिट नहीं हो पाएगा, अब भी इजीली ये फिट नहीं हो पाएगा। अब सोलेनॉइड जो है वो और भी ज़्यादा क्या होता है? कंडेंस्ड होता है, और भी ज़्यादा क्या होगा? कंडेंस्ड होगा, और ज़्यादा देखिए कंडेंस्ड होके, ठीक है, और भी ज़्यादा जब ये कंडेंस्ड होता है तो ये बनाता है क्या? क्रोमैटिन मटेरियल। क्या बनाता है? क्रोमैटिन मटेरियल बनाता है। और भी ज़्यादा फिर प्रोटीन लगेंगे, है ना। देखिए प्रोटीन को ऐड कर दिया, ठीक, प्रोटीन को ऐड कर दिया, ऐड कर दीजिए, ठीक, और भी ज़्यादा प्रोटीन जो कि इसको व्रैप कर देते हैं, और ज़्यादा कंडेंस हो गया, और ज़्यादा कंडेंस होके क्या बनाता है? ये बनाता है आपका क्रोमैटिन मटेरियल, क्रोमैटिन मटेरियल, क्रोमैटिन कहलाता है, ठीक है, क्रोमैटिन। और इसका डायमीटर फिर से बढ़ के कितना हो जाता है? और बढ़ के हो जाएगा इसका डायमीटर कितना? ये डायमीटर बना लेता है यहाँ पे 100 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर इसका डायमीटर हो जाता है। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, जो कि मैं बताने जा रही हूँ। यहाँ पे देखिए, जब ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है, क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन में क्या होता है? यहाँ पे कुछ थ्रेड जो होते हैं वो हाईली कंडेंस्ड हो जाते हैं, और कुछ लूजली कंडेंस्ड होते हैं। देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला जो है वो लूजली कंडेंस्ड है। जो लूजली कंडेंस्ड होता है, ठीक है, जो लूजली कंडेंस्ड होता है वो जो आपका थ्रेड होता है, ठीक है, थ्रेड होता है, इसमें ये आपका कहलाता है यूक्रोमैटिन, ठीक है। क्या कहलाएगा? यूक्रोमैटिन। जो लूजली कंडेंस्ड होता है ये क्या कहलाता है? आपका यूक्रोमैटिन। और जो हाईली कंडेंस्ड होता है, क्या देखिए, हाईली, ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को, ये जो हाईली कंडेंस्ड होता है ये क्या कहलाता है आपका? ये कहलाता है आपका हेट्रोक्रोमैटिन। क्या कहलाता है? हेट्रोक्रोमैटिन। कभी कभी इसमें डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है, डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है, तो इसके बारे में मैं अभी आपको अलग से बताऊंगी,
ठीक है। इसके बारे में यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन के बारे में अलग से बताऊंगी, लेकिन अभी आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि क्रोमेटिन में क्या होता है, कुछ ऐसे होते हैं थ्रेड जो कि लूजली कंडेंस्ड होते हैं। जो लूजली कंडेंस्ड है उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, उसको कहेंगे यूक्रोमेटिन, ठीक है। और जो हाईली कंडेंस्ड है उसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोक्रोमेटिन बोल देंगे। समझ में आया, ठीक है, समझ में आया, ठीक। अब इसके बाद इसको मैं रब कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए इधर आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। मैं अभी हेट्रो और यूक्रोमेटिन मैं अभी बताऊंगी आप लोगों को। देखें, अब ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो और भी ज़्यादा कंडेंस्ड होगा, और कंडेंस्ड होने के बाद ये बना लेता है 700 नैनोमीटर का एक क्रोमेटिड। क्या बना लेगा, 700 नैनोमीटर का क्रोमेटिड बना लेता है, हाईली कंडेंस्ड हो जाता है, ठीक है। ये पूरी तरह से अब क्या हो गया है, सुपर कॉइल हो गया, हाईली कंडेंस्ड हो गया, और हाईली कंडेंस्ड होके इसका जो डायमीटर होता है अब वो क्या हो जाता है, आपका 7 नैनोमीटर डायमीटर हो जाता है, और इसको हम कहते हैं क्रोमेटिड, ठीक है, क्रोमेटिड। अब दो क्रोमेटिड, ठीक है, दो क्रोमेटिड आपस में मिलके क्या बनाते हैं, और दो क्रोमेटिड आपस में ज्वाइंट होते हैं किसके थ्रू, सेंट्रोमियर के थ्रू। किसके थ्रू ज्वाइंट होते हैं, सेंट्रोमियर के थ्रू ज्वाइंट होंगे। और जब दो क्रोमेटिड आपस में अटैच हो जाते हैं तो इसका बताइए डायमीटर कितना होगा, जल्दी से बताओ डायमीटर कितना होगा। 700 क्रोमेटिड का है तो क्रोमोसोम जो आगे बना है क्रोमेटिड से क्या बनेगा, अब क्रोमोसोम बनेगा। क्या बनेगा, क्रोमोसोम। और डायमीटर कितना हो जाएगा बताइए, 1400, वेरी गुड, ठीक है। तो ये जो क्रोमोसोम है, ठीक है, 700 इसका हो गया, 700 इसका, तो टोटल कितना हो गया, 1400 नैनोमीटर हो गया। समझ में आया, आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, डायग्राम दिख रहा है। देखिए मैंने पूरा आपको बता दिया है, ठीक है, किस तरह से डीएनए की पैकेजिंग होती है और किस तरह से ये एक सिंपल से डीएनए से एक क्रोमोसोम बनाता है। तो फिर से देख लीजिए इस डायग्राम को। पहले डीएनए क्या था, 2 नैनोमीटर का जो डीएनए होता है, सॉरी 2.2 मीटर का लेंथ वाइज, ठीक है, लेंथ जो होती है 2.2 मीटर होती है। इसको इजीली फिट करने के लिए क्या होना पड़ता है, कंडेंस्ड होना पड़ता है। और यहाँ पे इसका जो डीएनए का डायमीटर होता है वो कितना होता है, 2 नैनोमीटर होता है। डीएनए क्या होता है, कुछ स्पेशल तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। ये हिस्टोन प्रोटीन अटैच होते हैं डीएनए के साथ, ठीक है, डीएनए के साथ अटैच होते हैं और एक मॉडल बनाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम मॉडल कहेंगे, जिसका डायमीटर कितना हो जाता है, 10 नैनोमीटर हो जाता है। अब इसके बाद ये जो आपका न्यूक्लियोसोम मॉडल है इसको और भी ज़्यादा कंडेंस्ड होना पड़ता है, और ज़्यादा हाईली कंडेंस्ड होगा, हाईली सुपर कॉइल्ड होगा, तो और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी। प्रोटीन ऐड होते चले जाते हैं, कॉइल्ड होता चला जाता है, और ये आपका 30 नैनोमीटर का एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड से ये बनाता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन जो होता है इसमें कुछ क्रोमेटिन होते हैं जो कि हाईली कंडेंस्ड होते हैं, कुछ होते हैं जो कि लूजली होते हैं। लूजली को हम क्या बोलेंगे, लूजली को बोलेंगे यूक्रोमेटिन, और हाईली को हेट्रोक्रोमेटिन, ठीक है। इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, 100 नैनोमीटर का हो जाएगा। अब ये और ज़्यादा हाईली कंडेंस्ड होगा, हाईली कंडेंस्ड होके ये बनाता है एक क्रोमेटिड जिसका डायमीटर कितना हो जाएगा, 700 नैनोमीटर हो जाएगा। और 700 नैनोमीटर क्रोमेटिड के साथ ये बना लेता है एक क्रोमोसोम, ठीक है, जिसमें 2 क्रोमेटिड आपस में सेंट्रोमियर के थ्रू क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, और इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, 1400 नैनोमीटर हो जाएगा। अब इसके बाद आइए नेक्स्ट, मैंने अभी बताया यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन क्या होता है। कभी कभी इसका डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है। देखिए क्या होता है, देखिए यू जो क्रोमेटिन होता है, यू का मतलब क्या होता है, यू का मतलब मैंने पहले बताया था, वेल डेवलप, ठीक है। हेटेरो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, ठीक है, हेटेरोक्रोमेटिन। तो एक क्रोमेटिन ऐसा जो कि लूजली पैक्ड है, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन के साथ लूजली पैक्ड है, तो जो लूजली पैक्ड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, यूक्रोमेटिन बोलेंगे, ठीक है, लूजली पैक्ड को यूक्रोमेटिन। और हाईली अगर कंडेंस्ड है, ठीक है, हाईली अगर कंडेंस्ड है तो हाईली कंडेंस्ड को क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे हेटेरोक्रोमेटिन, ठीक है। अब देखिए, जब आप स्टेन करते हो, लूजली वाले को जब स्टेन करते हो तो लाइट कलर आएगा, लाइट बैंड होगा, ठीक है। जब स्टेन करेंगे तो इसका जो कलर होगा वो कैसा आएगा, ये लाइट कलर आएगा, है ना, लाइट कलर आएगा।
ठीक है, ये कॉमन सेंस की बात है, लाइट कलर का दिखेगा। और अगर जब हेट्रोक्रोमेटिन को अगर हेट्रोक्रोमेटिन जब क्या होता है, स्टेन होता है, तो ये आपका डार्क कलर का अपीयर होगा, डार्क कलर अपीयर होगा, ठीक है, डार्क कलर अपीयर होगा। अब इसके बाद देखिए यूक्रोमेटिन जो होते हैं, ठीक है, इसमें इनएक्टिव प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है, इनएक्टिव प्रोटीन पाए जाते हैं। और इसमें हेट्रोक्रोमेटिन में क्या होता है, सॉरी यूक्रोमेटिन में एक्टिव होता है, सॉरी यूक्रोमेटिन में क्या होता है, एक्टिव होता है, एक्टिव होता है, ठीक है, क्योंकि जीन्स इसमें प्रेजेंट होंगे। और हेट्रो में क्या होता है, इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव होगा क्योंकि जीन इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है, समझ में आया ये। तो ये आपका यूक्रोमेटिन है और ये क्या है, आपका हेट्रोक्रोमेटिन होता है, जो कि इसी में आपने स्ट्रक्चर में देखा, जो कि इसी में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। समझ में आया ये। अब आज एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो ये था आपका न्यूक्लियोसोम मॉडल, ठीक है, न्यूक्लियोसोम मॉडल था, ये देखिए पूरा ये मॉडल, ठीक है, जिसमें लिंकर डीएनए का जो बेस पेयर होता है एक न्यूक्लियोसोम में, ठीक है, एक न्यूक्लियोसोम में क्या होता है, जो आपका लिंकर डीएनए होता है ये आपका 54 बेस पेयर होता है। देखिए मैं इसको थोड़ा सा इसको क्लियरली इसको बता दूँ आपको। देखिए लिंकर डीएनए जो होता है, ठीक है, एक आपका न्यूक्लियोसोम में जो लिंकर डीएनए होता है ये टोटल होता है आपका 54 बेस पेयर, टोटल 54 बेस पेयर होगा। और जो आपका कोर डीएनए होता है, कोर डीएनए में, ठीक है, कोर डीएनए में ये होता है आपका, ये होता है 146 बेस पेयर, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, टोटल 200 बेस पेयर हो गए। तो 200 बेस पेयर में से कोर डीएनए में 146 बेस पेयर होता है और लिंकर में क्या होता है, 54 बेस पेयर होता है। समझ में आई है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं इसका, ये देखिए। आज एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं बुक। तो अगर आपके पास बुक है तो आप बुक ले सकते हैं, एनसीईआरटी बुक ले सकते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी बुक या फिर पीडीएफ वगैरह है तो क्वेश्चन देख सकते हैं। देखिए फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया था, ठीक है। टॉपिक से रिलेटेड जैसे जैसे टॉपिक कवर होते जाएंगे वैसे वैसे मैं क्वेश्चंस कराते जाऊंगी। तो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इफ़ द सीक्वेंस ऑफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज रिटन एज फॉलोज। एक सीक्वेंस है डीएनए का, ठीक है, डीएनए के एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस। ये देखिए सुनिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे डीएनए में कितने स्ट्रैंड होते हैं, 2 स्ट्रैंड होते हैं ना, एक स्ट्रैंड का, ठीक है, एक स्ट्रैंड का क्या दिया है, सीक्वेंस दिया हुआ है, एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है। एक स्ट्रैंड का मतलब एक स्ट्रैंड ये वाला, ठीक है, इसको हम अनवाइंड करें तो एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है जरा देखते हैं, चलिए आइए देखते हैं कितना दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सीक्वेंस। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व करा रही हूँ। ये 5' एंड टू 3' दिया है, 5' एंड टू 3' एंड 3' एंड टू 5' एंड 5' एंड टू 3' एंड का सीक्वेंस देख लीजिए। यहाँ पे दिया है, थोड़ा सा नीचे लिखेंगे इसको, आइए क्वेश्चन नंबर 3 है 5' एंड, इसमें है AT G CAT G CAT, ठीक है, GCAT दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे मैं लिख रही हूँ GCAT और GCAT, ठीक है, 3' एंड यही दिया हुआ है ना, देख लीजिए आप लोग बुक में, ठीक है। सो ऑन इसके आगे दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए पूछा क्या है इसमें, राइट द सीक्वेंस, ठीक है, राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड इन 5' एंड टू 3' एंड डायरेक्शन। देखिए इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड लिखना है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है ये वाला स्ट्रैंड लिखना है, ठीक है, दूसरा वाला स्ट्रैंड, लेकिन ये 5' एंड टू 3' एंड डायरेक्शन में लिखना है, ठीक है। दूसरा वाला अगर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड आप लिखते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड 3' एंड टू 5' एंड आएगा ना, लेकिन इसमें 5' एंड टू 3' एंड पूछा है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। आइए, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, छोड़ रहा नहीं है, सारे क्वेश्चंस करने हैं आपको। तो देखिए
सबसे पहले अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री बेस बनाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएंगे तो क्या होगा इसमें, देखिए ए बाइंड विथ किसके साथ बाइंड करता है, टी के साथ, टी बाइंड विथ ए, जी बाइंड विथ सी, सी बाइंड विथ जी, ए बाइंड विथ टी, ए बाइंड विथ टी बाइंड विथ ए, जी विथ सी, सी विथ जी, ए विथ टी, टी विथ ए, जी विथ सी, सी विथ जी, ए विथ टी, टी विथ ए, जी विथ सी, सी विथ जी, ए विथ टी, टी विथ ए, जी विथ सी, सी जी, ए टी, टी और ए। ठीक है, यही आएगा कॉम्प्लीमेंट्री बेस। मैंने बताया था हमेशा याद रखिएगा, ए बाइंड विथ टी और सी बाइंड विथ जी, तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा तो जस्ट अपोजिट बनेगा इसका। अगर ए है तो टी हो जाएगा और अगर कहीं सी है तो जी हो जाएगा। जी है तो सी, सी है तो जी, टी है तो ए है तो टी। लेकिन mRNA में क्या होता है, टी रिप्लेस कर जाता है यू के साथ, यूरेसिल के साथ। अब ये तो बना है आपका 3' एंड टू 5' एंड, यही बना है ना। लेकिन इसमें पूछा क्या है क्वेश्चन में आपका पूछा गया है, ठीक है, क्वेश्चन में आपका पूछा गया है कि 5' डायरेक्शन से 3' डायरेक्शन में बताइए, 5' एंड टू 3' बताइए। ठीक, तो अब क्या करेंगे, देखिए अब इस सीक्वेंस को आप उल्टा लिख देंगे, इस सीक्वेंस को आप उल्टा लिख देंगे, समझ रहे हैं। इस सीक्वेंस को आपको उल्टा कर देना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, सीक्वेंस को आप उल्टा कर दीजिए, देखिए ऐसे, देखिए तभी तो आएगा कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड। कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड भी बताना है और 5' एंड टू 3' डायरेक्शन में बताना है। तो 5' टू 3' इधर आ जाएंगे, इधर से आ रहा है ना, उल्टा आ रहा है, तो इस पूरे सीक्वेंस को आप क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पे लिखिए 5' एंड क्या लिखा है, ए टी जी सी, 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 चेक कर लीजिएगा, ए टी सी जी सो ऑन। ठीक है, यही होगा ना, यही होगा ना, उल्टा आएंगे तो। ठीक है, उल्टा आएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किस डायरेक्शन में पूछा है, 5' एंड टू 3', तो 5' टू 3' हो गया ना। इसी सीक्वेंस को आपको उल्टा कर देना है। कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड भी आपने बता दिया और उसका प्राइम भी बता दिया, है ना, कुछ नहीं करना है इसमें। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सॉल्व कर लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। इफ़ द सीक्वेंस ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड, देखिए कोडिंग स्ट्रैंड का 2 स्ट्रैंड होते हैं, दो स्ट्रैंड होते हैं, एक कोडिंग होता है, एक नॉन कोडिंग। ठीक है, टेम्पलेट नॉन टेम्पलेट। तो कोडिंग स्ट्रैंड जो है, कोडिंग स्ट्रैंड इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज रिटन एज फॉलोज, लिखा हुआ है उसका सीक्वेंस। राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ mRNA, बहुत इजी है, mRNA का सीक्वेंस आपको करना है। देखिए आइए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए 4th वाला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 5' एंड टू 3' दिया हुआ है, क्या, ए टी जी सी, ए टी जी सी, ठीक, यही दिया हुआ है, ए टी जी सी, ए टी जी सी, ए टी जी सी, ए टी जी सी, ये दिया हुआ है 5' एंड टू 3' एंड। ठीक है, ये दिया हुआ है ना। अब देखिए यहाँ पे आपको पूछा है mRNA का सीक्वेंस बताना, तो 2 तरीके होते हैं इसका, क्योंकि ये टेम्पलेट स्टैंड है। टेम्पलेट स्टैंड मीन्स कोडिंग स्टैंड है, तो जो कोडिंग स्टैंड होता है वही mRNA होता है, कोडिंग स्टैंड ही mRNA होगा। बट यहाँ पे मैंने बताया mRNA में क्या होता है, टी की जगह पे U होता है। तो आपको क्या कर देना है, सारे सीक्वेंस को एज इट इज़ उतार देना है, सारे सीक्वेंस को एज इट इज़ उतार देना है, क्योंकि आपसे mRNA का सीक्वेंस पूछा गया है। तो सारे सीक्वेंस को एज इट इज़ उतार दीजिए, लेकिन यहाँ पे टी की जगह पे क्या हो जाएगा, टी की जगह पे हो जाएगा आपका यू, क्या हो जाएगा, यूरेसिल। ठीक है, और दूसरा तरीका ये भी है कि पहले आप क्या करिए, इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस निकालिए, फिर कॉम्प्लीमेंट्री बेस निकालने के बाद इसका
इसको 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड पे अरेंज करिए, फिर 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड पे अरेंज करने के बाद इसका जो टी है, ठीक है, टी जहाँ पे दिया है उसको यू कर दीजिए, तो बात वही आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ईजी तरीका आप इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है, कोडिंग स्ट्रैंड ही क्या होता है, mRNA होता है, ठीक है, mRNA का सीक्वेंस होता है। तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, यहाँ पे जो सीक्वेंस दिया है इसमें कुछ नहीं करना, टी को रिप्लेस कर देना यू से। तो यहाँ पे ये देखिए ए को ए ही लिखेंगे, टी को क्या लिखेंगे बताइए, यू, यस यू, ठीक है, जी का क्या आ जाएगा, जी ही आ जाएगा, सी का सी, कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ टी यू से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। आगे यही आएगा ए यू जी सी, ए यू जी सी, आगे ए, फिर आ गया टी यू जी सी, ए टी आ गया, यू लिख दीजिए, जी सी, ए यू जी सी, ठीक है। तो ये आ गया आपका mRNA, क्या आ गया बेटा, mRNA, ये आपका mRNA की सीक्वेंस हो गई, मैसेंजर आरएनए की सीक्वेंस हो गई। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4th क्वेश्चन, समझ में आया, ठीक है। तो आज के टॉपिक से रिलेटेड ये थे क्वेश्चंस, और आपको मैंने न्यूक्लियोसोम मॉडल, पैकेजिंग ऑफ डीएनए आपको बता दिया है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर नहीं याद होता है तो बहुत सारे ट्रिक का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पहले डीएनए था, डीएनए से न्यूक्लियोसोम बना, फिर सोलोनॉइड बना, फिर क्रोमेटिन बना, फिर क्रोमेटिड और क्रोमोसोम। तो यहाँ पे देखिए पहले डी बना, डी, फिर उसके बाद एन, फिर उसके बाद एस, फिर उसके बाद 3 सी है तो सी की पावर 3 लिख दीजिए, या C3 लिख दीजिए, डीएनएस सी की पावर 3, ठीक, या फिर डीएनएस C3 लिख दीजिए, ट्राई सी भी लिख सकते हैं, जैसे भी आपको सूटेबल लगे। डीएनएस सुना है वो वाला ड्रिप वाला, जो ड्रिप चढ़ता है, ठीक है, हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट को चढ़ाया जाता है, एक एनएस होता है, एक डीएनएस, उसी से आपको याद रखना है। डी फॉर डीएनए, एन फॉर न्यूक्लियोसोम, एस फॉर सोलोनाइड, ठीक है, एस फॉर सोलोनाइड, सी फॉर क्रोमेटिन, क्रोमेटिन के बाद क्रोमेटिड और क्रोमोसोम तो याद ही रहेगा, ठीक है। तो डीएनएस सी की पावर 3, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होता है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।